देखो ये चैप्टर क्या बात करते हैं, ये चैप्टर आपको बताता है कि ये देखो आप ये पूरा पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला हिस्ट्री वाला पार्ट, इसमें आप पढ़ते क्या हो मेनली, इसमें आप पढ़ते हो कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, देखो तो यहाँ पे पढ़ते क्या कि 1947 के पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 पे, तो इंडियन इकोनॉमी का क्या हालत था। फिर आप लोग पूरा एक पार्ट पढ़ते हो जहाँ पढ़ते हो 1947 से लेकर 1991 तक इंडियन इकोनॉमी कैसे चला, या कैसे ग्रोथ किया, या क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। फिर आप पढ़ते हो कि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरा टर्न अराउंड हुआ। 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना पड़ा, और क्या टर्न अराउंड हुआ, और 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रोथ किया। ये पूरा आपका इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री पढ़ाता है, ठीक है। अब आप इसमें जो ये थर्ड पार्ट है कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था, आपको पता है क्या हुआ था 1991 में? हेलो, नहीं सर। बोलो। नहीं सर, अभी ऐसे पूरे कुछ अच्छा नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ ध्यान रहा। से इसको क्रोनोलॉजी में पढ़ो तो समझ में आएगा कि 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडियन इकोनॉमी पूरा रुका हुआ पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिए थे, एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन ला के खाली किसानों को मजबूर करते थे इंडिगो या ये जूट ये सब उगाओ ताकि उनका इंडस्ट्री ठीक से चले। फॉरेनर्स का रॉ मटेरियल चाहिए उनको इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो रॉ मटेरियल लोग इंडियन फार्मर से उगवाते थे और फॉरेन ले जाते थे, और वहाँ से फिनिश गुड्स ला के इंडिया में बेचते थे। तो इंडियन इकोनॉमी का बैंड बजा दिए हर सेक्टर से, दूसरे दूसरे के साथ हम लोगों को बिजनेस ट्रेड नहीं करने देते थे, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम था। वो आप पहला पार्ट में पढ़े। सेकंड पार्ट में पढ़ते हो कि इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, इंडिया 5 ईयर का बहुत सारा प्लानिंग बनाया कि पहला 5 ईयर में एग्रीकल्चर को ठीक करने का कोशिश किया, नेक्स्ट 5 ईयर में इंडस्ट्रीज़ को ठीक करने का कोशिश किया, एजुकेशन को बढ़ाने का कोशिश किया। लेकिन इंडियन इकोनॉमी गड़बड़ काम नहीं किया, हालांकि वो गड़बड़ उस सिचुएशन के हिसाब से माइट भी राइट रहा हो कि पूरे के तरीके से हम लोग पब्लिक सेक्टर डिपेंडेंट थे, मतलब सारा बड़ा बड़ा फैक्ट्री गवर्नमेंट ही रन करेगा, गवर्नमेंट ही चलाएगा। ये बहुत बड़ा इशू हो गया था, हर कुछ गवर्नमेंट ही मैनेज करेगा, प्राइवेट सेक्टर को उतना लाइसेंस नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लॉस में चल रही है वो चलाए जा रहे थे। और तीसरा मेजर इशू था कि फॉरेन इकोनॉमी के साथ उतने कनेक्टेड भी नहीं थे। तो 1991 आते 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 ये चीज़ इतना खराब रूप ले लिया कि हमारे पास केवल 2 वीक्स का, लिटरली बोलो तो 10 डेज का डॉलर या पाउंड या यूरो का पेमेंट के लिए पैसा बचा था। मतलब फॉरेन से माल लाने के लिए तुम लोग को डॉलर पाउंड यूरो में पेमेंट करना पड़ेगा ना, मेनली डॉलर, तो वो उसका पेमेंट बचा ही नहीं था हमारे पास देने के लिए 10 वीक से ज़्यादा का। 10 वीक मतलब मैक्सिमम 2 मंथ, 2.5 मंथ, तो उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं बचा था पेमेंट करने के लिए। इंडियन इकोनॉमी पूरा फंस गया था। और रहा साहब प्रॉब्लम ये हो गया कि उसी समय यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ, वो रशिया वशिया सब अलग हुए सोवियत यूनियन हम्म। से। एंड साथ साथ प्रॉब्लम ये भी हुआ कि इराक ईरान में वॉर चल गया, वो सद्दाम हुसैन वाला इरा चला था उस समय, तो उसके कारण पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए, और हम लोग पेट्रोल के लिए पूरा फॉरेन पे डिपेंडेंट थे उस समय। तो अभी भी बहुत डिपेंडेंट है, बट अभी फिर भी हमारे यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। वो रिलायंस लिमिटेड ये लोग वो बॉम्बे वाला साइड में जो समुद्र है वहाँ से ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन पहले तो एकदम ही नहीं था। तो हमारा इकोनॉमी पूरी तरीके से उलझ गया कि हमारे पास पेमेंट के लिए पैसा बचा नहीं है, और इधर इंटरनेशनल मार्केट पे पूरा इन्फ्लेशन आ गया, तो जो थोड़ा बहुत सामान हम लोग को बाहर से मिलता है वो भी महंगा हो गया, तो हमारा इकोनॉमी पूरा फंस गया। तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट उस समय, आरबीआई के गवर्नर थे मनमोहन सिंह, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, जिनका भी कुछ दिन पहले दिसंबर में डेथ हुआ। तो 1991 में उनको इंडियन गवर्नर के पोस्ट से निकाल के, आरबीआई का गवर्नर थे वो उस समय, उनको गवर्नर के पोस्ट से निकाल के फाइनेंस मिनिस्टर बनाए। और उन लोग इनमें से इनका जो टीम था एक पूरा, उसको ये काम दिया कि इस इकोनॉमी को प्रॉब्लम से निकालो। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट गया आईएमएफ के पास लोन मांगने, डॉलर का लोन, $7 मिलियन का हम लोग लोन मांगे। आईएमएफ को लोन देने के लिए कुछ कंडीशन रख दिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए कंडीशन रखा
कि आपका इकोनॉमी बहुत मतलब हर तरफ से आप इकोनॉमी को बंद करके रखे हो, आपका इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी है, सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, प्राइवेट को आप लोग हर काम करने का लाइसेंस नहीं देते हो, और लाइसेंस देते भी हो तो लाइसेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट है, आप अलाउ ही नहीं करते उन लोगों को अलग अलग बिजनेस करने के लिए, आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्री लॉस में चल रहा है फिर भी आप चलाए जा रहे हो उसको ज़बरदस्ती, तो बहुत प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करो, देन वी कैन गिव ग्रांट अ लोन। अब इंडियन उस समय ये चीज़ कैसे करें ना, कुछ इतना कुछ एक बार में ठीक कैसे करें वो लोन लेने के लिए, तो ये लोग मनमोहन सिंह की मतलब कंट्रोल में एक टीम बनाए, मनमोहन सिंह चेयरमैन थे उस टीम के, और उस टीम को काम दिया गया कि प्लान बना के लाओ प्रॉपर, जिससे कि वो IMF उन लोगों को प्लान पुटअप कर सके, हम लोग ऐसे अपने इकोनॉमी को ठीक ओपन अप करेंगे, क्लोज इकोनॉमी को ऐसे ओपन करेंगे, और अब आप हमको लोन दो। वो प्लान देख के तो लोन देगा ना कि आप करने का कैसे करोगे ये काम जो हम बोल रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, LPG बोल के एक प्लान बनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये LPG के नाम से फेमस है, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। LPG, L माने लिबरलाइजेशन, P माने प्राइवेटाइजेशन, G माने ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट जो मैक्सिमम बिजनेस पब्लिक सेक्टर करता था उसको ओपन अप कर दिया, बोला प्राइवेट को भी अलाउ करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। आज की स्टार्टिंग में 7 इंडस्ट्रीज को ऐसा रखा जो गवर्नमेंट करेगा, बाकी सब प्राइवेट भी कर सकता है, और जो लाइसेंस का बहुत कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग था, बहुत टफ था, उसको इजी कर दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट लिबरल हुआ, लिबरल का मतलब होता है ओपन हार्टेड, सबको अलाउ करना। खाली धीरे धीरे तो 3 इंडस्ट्रीज पे आ गया था जिसपे गवर्नमेंट बोला कि प्राइवेट नहीं आ सकता, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, और क्या था, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, कुछ केमिकल्स थे आई थिंक, एक अल्कोहल, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और अल्कोहल, ये 3 इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अपने हाथ में रखा, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और अल्कोहल, बाकी को प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में जब 91 में किया तब 7 इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में रखा था, बाकी को प्राइवेट को अलाउ किया। तो लाइसेंस सिस्टम खत्म किया, और कुछ जगह जहाँ लाइसेंस रखा भी वहाँ पे इजी किया सिस्टम को। मतलब गवर्नमेंट जो ये बोलता था ये फैक्ट्री तुम नहीं बिठाओगे, इस प्रोडक्ट को तुम नहीं बनाओगे, वो हटा लिया सिस्टम से। पहला काम तो किया। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, मतलब 2 काम किया यहाँ पे। जो गवर्नमेंट फैक्ट्री लॉस मेकिंग चल रही थी उनको या तो प्राइवेट के हाथों बेच दिए पूरा का पूरा, जैसे अभी एयर इंडिया गया ना टाटा के पास, क्योंकि गवर्नमेंट एयर इंडिया को रन नहीं कर पा रहा, तो लॉस मेकिंग, तो टाटा को दे दिया। तो टाटा ऐसे ही उस समय भी बहुत सारी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज थी या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी जिनको गवर्नमेंट सेल आउट कर दिया प्राइवेट कंपनी को, या फिर ये बोला कि पूरा नहीं बेचेंगे, पार्ट ऑफ द ओनरशिप तुमको बेचेंगे, मतलब तुम और हम मिल के बिजनेस चलाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रीज था, 3 काम किया गवर्नमेंट। ऐसा बहुत सारा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज था जिनको वापस ठीक करने के लिए टीम बनाया, एक इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाया था। वो बोर्ड का काम था कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो बर्बाद हालत में लेकिन ठीक किया जा सकता है, तो उसको ठीक करने का प्लान बनाने का बात किया। कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्राइवेट के साथ मिल के काम किया जा सकता है, तो पार्ट ऑफ द ओनरशिप उनको दिया। और कौन कौन सा इंडस्ट्री है ऐसा जिसको प्राइवेट को बेच ही देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, अगर प्राइवेट लेता है तो दे दो, नहीं तो बंद कर दो। तो ये 3 प्लानिंग किया। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को भी आने का अलाउ करना। और ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि इंडिया फॉरेन से बहुत सारा, पहले चीज में क्लोज इकोनॉमी था, हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन था, ये आइटम फॉरेन से नहीं आएगा, ये आइटम फॉरेन नहीं जाएगा, जाएगा तो इतना ड्यूटी है, उतना ड्यूटी है कि कोई ले ही नहीं बेचारा। फॉरेन से आने के लिए इतना महंगा महंगा कस्टम ड्यूटी का रेट लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी, कि कोई आता ही नहीं था सामान। कोटा सिस्टम लगा दिया था कि ये आइटम एक बार में 100 पीस से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, 500 पीस से ज़्यादा नहीं मंगा सकते, 1000 पीस से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। ये सब रेस्ट्रिक्शन बहुत था तो 91 के पहले। इन रेस्ट्रिक्शन को ओपन अप किया, मतलब फॉरेन कंपनी को इंडिया में पैसा लगाने पे बहुत रेस्ट्रिक्शन था कि फॉरेन कंपनी डायरेक्ट इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता, फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगा ही नहीं सकता, वो सब रेस्ट्रिक्शन खत्म किया। स्टार्टिंग में क्या किया, पूरा खत्म नहीं किया, स्टार्टिंग में बोला कि 50-50 करेंगे, मतलब फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में फैक्ट्री खोलना है तो किसी इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिला के काम करो, मतलब मर्जअप होके काम करो, मिलके पार्टनरशिप में खोलो। 49% फॉरेन का होगा
और 51% इंडियन कंपनी का होगा। फिर धीरे धीरे इसको 100% तक लेंगे। इसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया एफडीआई को परमिट किया, जो पहले बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट पर ड्यूटी रेट ही ख़त्म कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी, और बहुत सारा प्रोडक्ट पे बहुत कम रेट कर दिया। कोटा सिस्टम हटा दिया कि ये आइटम इतना नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। तो ये सब कंसेप्ट को किया ग्लोबलाइजेशन। अब समझ में आया क्या हुआ एलपीजी। हाँ सर। एल माने बहुत सारा बिजनेस जो प्राइवेट कंपनीज को अलाउड ही नहीं था करना, वो अलाउ किया। लाइसेंस कंसेप्ट खत्म किया या फिर इजी किया। प्राइवेटाइजेशन माने जो गवर्नमेंट का लॉस मेकिंग कंपनी था, या तो बंद किया या प्राइवेट को बेचा, या प्राइवेट को बोला मिल के बिजनेस करेंगे चलो, या उन बिजनेस को पहले ठीक करने की कोशिश किया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन से लेन देन को ईजी किया, फॉरेन से टेक्नोलॉजी आने को ईजी कर दिया, फॉरेन से फाइनेंस आने को ईजी कर दिया, फॉरेन से गुड्स आना जाना ईजी कर दिया। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस खोलने के लिए अलाउ करने का तरीका ईजी कर दिया। ये सब किया ताकि इंडियन इकोनॉमी हो। जब ये प्लान बना के इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ के सामने प्रोटेक्ट किया तो $7 मिलियन का लोन मिला। उसके बाद जिंदगी में कभी इंडिया को वहां से लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो यही ये चैप्टर हम आपको 99% चैप्टर पढ़ा दिया, फटाक से खाली नोट्स को गो थ्रू कर लेते। देखो क्या बोला पहले कि इंडिया का इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजी ऑफ प्लानिंग क्यों आया ये दरकार। इंडिया को बेसिकली कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ी अपने इकोनॉमी का प्लानिंग के लिए, उसी को एलपीजी का नाम दिया गया। तो प्री 1991 क्या हालत था वो यहाँ पे देखो सेकंड पैराग्राफ में समझाया कि ऐसा क्या हुआ कि हमको एलपीजी करना पड़ा। गवर्नमेंट ना गरीबों का मदद के लिए ठीक ही सोचा था कि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहेगा तो चीज़ों का दाम कम रहेगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन मैक्सिमम गरीब था उस समय आज़ादी के बाद। इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आया कि सब कुछ प्राइवेट को दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, कि वो लोग तो महंगा दाम में बेचेगा तो पब्लिक खरीद ही नहीं पाएगा उतना महंगा, बेचारा गरीब पब्लिक। तो गवर्नमेंट इसके लिए पब्लिक सेक्टर को हेवी रोल दिया था, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगा। तो देखो पहले यहाँ समझाया कि प्री लिबरलाइजेशन क्या फीचर्स थे। तो सर हमारा हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर था, मतलब सब कुछ पब्लिक सेक्टर ही मेंटेन करता था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत कम था। तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया, मतलब मैक्सिमम टाइप ऑफ इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर को ही ओपन करना था। सेकेंड टॉप फीचर्स था हमारे इकोनॉमी का कि रेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ भी कर रहा था गवर्नमेंट कुछ करने के लिए तो उस पर बहुत रूल रेगुलेशन था। हर चीज़ के लिए लाइसेंस सिस्टम था, हर चीज़ के लिए इंडस्ट्री को अलाउड ही नहीं था बिजनेस करना बहुत सारा। तो मतलब कहीं कहीं पे अलाउड था, वहाँ बहुत लाइसेंस था, जहाँ अलाउड नहीं था वहाँ तो अलाउड नहीं था। हेवी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप करने। अच्छा ये क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में सारा रोल, प्राइवेट के हाथ में कम रोल। क्योंकि गवर्नमेंट को ना हेवी इंडस्ट्रीज करनी थी उस समय। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर था ना, इलेक्ट्रिसिटी हेन तेन वो सब था ही नहीं उस समय गाँव देहात में, मशीनें इंडिया में बनती ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट को लगा ये सब प्राइवेट लोग बना भी नहीं पाएगा, इतना पैसा भी नहीं है, और दूसरा बात प्राइवेट सेक्टर बनाएगा भी तो बहुत महंगा बनाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट अपने हाथ में रोक लिया था। गवर्नमेंट को लगा तो सब कुछ प्राइवेट को देंगे तो स्मॉल स्केल बर्बाद हो जाएगा। तो क्योंकि अपने यहाँ तो बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस चलता था, छोटा छोटा गाँव देहात में बिजनेस, छोटे छोटे लोगों का ग्रुप का बिजनेस, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रहा था कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में रोल रहेगा तो उनको हेल्प मिलेगा। फॉरेन कैपिटल आने पे बहुत रेस्ट्रिक्शन था, तो हम पहले ही बोल दिया था आपको। तो ये तो प्रॉब्लम था कि प्री इंडस्ट्री का इशू हुआ। हमारा ट्रेड स्ट्रेटेजी बहुत इनवर्ड था, मतलब हम लोग सिर्फ अपने में बिजनेस करते थे, ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते थे, ये प्रॉब्लम था। अब आया पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ। सर सेम उल्टा किया, गवर्नमेंट 3 काम किया। पहला काम किया लिबरलाइजेशन, हम समझा चुका वही चीज़ों को हम नोट्स में लिखा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा जो कंट्रोल लगा रखा था वो कंट्रोल को धीरे धीरे, प्राइस कंट्रोल बोल लो, गवर्नमेंट ही प्राइस डिसाइड करता था। अगर प्राइवेट कंपनी कोई प्रोडक्ट बना भी रहा था प्राइस कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। डॉलर पाउंड का रेट कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। किस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट बताता था। तो ये सब हिंड्रेंसेस को हटाया। तो पहला काम किया लिबरलाइजेशन, यानी प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस अलाउ किया, बहुत सारी चीज़ों में तो लाइसेंस हटा ही दिया। इसलिए इसको बोलते हुए कि प्री 1991 ना हमारे यहाँ लाइसेंस राज कंसेप्ट था, और पोस्ट 1991 उस लाइसेंस कंसेप्ट को उठाया, यानी लाइसेंस राज को एबॉलिश किया। दूसरा काम क्या किया,
प्राइवेटाइजेशन किया, यानी प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड किया, पब्लिक सेक्टर का रोल को लिमिटेड किया। मतलब गवर्नमेंट अपना पैसा कम किया और बोला प्राइवेट सेक्टर में कि तुम लोग ज़्यादा पैसा लगाओ हमारी फैक्ट्री में। देखो फैक्ट्री ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं ना, पीएसयू, जैसे तुम्हारा बीएसएनएल है, जैसे तुम्हारा ओएनजीसी है, जैसे तुम्हारा एचएमटी है, हिंदुस्तान मोटर्स है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है, भेल है, सेल है, ऐसा हाँ हाँ बहुत सारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो गवर्नमेंट उनमें अपना रोल को कम किया, मतलब बोला आप प्राइवेट को बोला आप लोग भी पैसा लगाओ। क्यों क्यों कम करने का दरकार पड़ा? क्योंकि बहुत लॉसेस खड़ा हो गया था। अरे पब्लिक का भलाई के लिए सस्ता में बना रहे, ज़्यादा हाई प्राइस में बेच नहीं रहे, लेकिन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी बहुत हाई फाई, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका सैलरी बहुत हाई फाई होता है। तो वो लोग को हाँ मतलब इतना खर्चा इतना हाई और कमाई इतना कम, तो लोग लॉसेस में चला। करप्शन तो बहुत हो रहा था वहाँ पे, मिसमैनेजमेंट बहुत था, गवर्नमेंट स्टाफ काम ही नहीं करता था, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा था, एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जा रहा था कुछ कुछ जगह, सब कुछ पॉलिटिशियन ही डिसाइड कर दे रहे थे या दबाव में डाल दे रहे थे। तो ये सब चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट को समझ में आया कि प्राइवेट का रोल बढ़ाना पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन में क्या किया और रोल कैसे बढ़ाया, 3 चीज़ बता चुका। कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बंदी कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज बोला मिल के करेंगे, कुछ इंडस्ट्री पूरा बेच दिया, कुछ इंडस्ट्री को पार्ट पार्ट करके हाथ मिला गया, मतलब पार्टनरशिप में काम कर लिया प्राइवेट के साथ। और ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन इकोनॉमी के साथ ओपन अप होना, इंटीग्रेशन ऑफ योर कंट्रीज इकोनॉमी विद अदर कंट्रीज इकोनॉमी। तुम्हारी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया, वहां का टेक्नोलॉजी को आना अलाउ किया, वहां से फाइनेंस आना अलाउ किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज कम कर दिया या हटा लिया, रिस्ट्रिक्शन हटा लिया कोटा का कि कितना माल आएगा कितना नहीं आएगा, ये सब काम किया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पोस्ट। अब लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये जब किया गवर्नमेंट इसका इम्पैक्ट क्या है। असली ये चैप्टर तुमको ये पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि जो बातें हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना अभी, वो पिछला चैप्टर में माइंड भी पढ़ा दिया तुमको क्या हुआ था एलपीजी में, लेकिन अब पढ़ाने जा रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो मोटा मोटी आपको एक बात तो ब्रेन में क्लियर होगा, सर सब पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात करेगा, कुछ कुछ चीजें नेगेटिव है उसका बात करना है। यही एक चैप्टर का मेन पार्ट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, तो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ? सर हमारे एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? हमारे एग्रीकल्चर में 2 मेजर सबसे बड़ा इशू था। एक तो बहुत बैकवर्ड था, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल बेस पे काम होता था, बुलॉक कार्ट से वो खेती हो रहा है, हल चला के, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था उतना ज़्यादा, सीड फर्टिलाइजर्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे किसानों को। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो जैसे ही एलपीजी खोला, इनका बहुत बड़ा भला हुआ, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड की जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है ना, तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड और ट्रेडिशनल था। बैकवर्ड इसलिए क्योंकि आपके पास उतना मतलब एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी नहीं था। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि आप लोग वो ब्लॉक कार्ट हैंड टेन वही सब यूज कर रहे थे। बैकवर्ड इसलिए कि फाइनेंस नहीं था, बैकवर्ड इसलिए कि फाइनेंस नहीं था, और ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि आप पुराना ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इससे, क्योंकि फॉरेन कंपनीज आने लग गई, प्राइवेट सेक्टर आने लग गया, तो वो लोग पैसा भी लगाने लग गए बहुत ज़्यादा। तो पैसा आया एक बार में, क्रेडिट मिलने लग गया किसानों को बहुत, प्राइवेट बैंक खुल गए तो वहाँ से लोन मिलने लग गया, रूरल डेवलपमेंट प्रमोट किया गया इसमें पूरा, लार्ज रिसोर्सेज किसानों के पास आने लगे, तो हमारा एग्रीकल्चर वापस रीबूट हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये वही पूरा में यही ज्ञान दिया कि आपका एग्रीकल्चर रिबूट हुआ। देखो टेक्नोलॉजी आया और सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आए तो रोड रेम वैसे बनाए, तो आपका क्या होने लग गया ना, किसानों तक सामान पहुंचना ईजी होने लगा। पहले गांव देहात में सड़क ही नहीं था, तो वहां तक सामान पहुंचना मुश्किल होता था, वो पहुंचना ईजी हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बैंकिंग सिस्टम आ गया प्रॉपरली, जिसके कारण किसानों को फायदा होने लगा। लैंड रिफॉर्म्स बढ़ा, ये तो खैर 91 के बाद ही कर दिया था, वो इंटरमीडिएट को हटाना, वो जमींदारी सिस्टम खत्म करना, ये सब तो 1947 के बाद ही होने लग गया था। ये भी होने लग, ये और तेजी से वो ये जमींदारी कंसेप्ट पूरे खत्म होने लग गया एकदम।
कि एक आदमी के पास कितना जमीन रहेगा उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, वरना जमींदार लोग ह्यूज जमीन अपने पास लेकर बैठ गए थे, किसान को दे ही नहीं रहे थे। टेनेंसी रिफॉर्म, किसानों को जो जमीन मिलता भी था उसमें भी बदमाशी होने लग गया था कि भाड़ा बहुत ज़्यादा लेते थे, वो सब ठीक किया। गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब किसानों को बोला तुम लोग प्रोडक्शन करो, हम तुम लोगों से अनाज इस दाम पे खरीद लेंगे, इससे कम दाम में तुमको किसी को बेचने का दरकार नहीं है, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जितना माल बिक जाए बाजार में बेच देना, जो नहीं बिके वो हमको ला के दे देना, हम ले लेंगे और उसको हम बफर स्टॉक में लगाएंगे, मतलब अगले सालों के लिए अनाज को स्टॉक में रख लेंगे या विदेशों में बेच के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से कमाई कर लेंगे। इस तरीके से गवर्नमेंट ये काम मिलाया। इनपुट पे सब्सिडीज दिया बहुत सारा, किसानों को बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सब्सिडीज मिलने लगा। फूड सिक्योरिटी सिस्टम आया, मतलब वो किसानों से अनाज लेके गवर्नमेंट क्या कर रहा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आया। मतलब पीडीएस क्या होता है, ये राशन शॉप जानते हो ना, राशन शॉप जानते हो? हाँ सर। हाँ, तो वो कंसेप्ट लेकर आया। हाँ हाँ। राशन की दुकान वाला कंसेप्ट लाया कि किसानों से जो अनाज खरीदेंगे उसका करेंगे क्या, आने वाले साल के लिए स्टॉक कर लेंगे, लेकिन कितना स्टॉक करेंगे, तो बाकी गरीबों में कम रेट में या फ्री में बांट देंगे। तो पीडीएस कंसेप्ट ले आया गवर्नमेंट, ताकि वो खाने का बर्बादी नहीं है। फिक्स प्राइस शॉप खोला, फेयर प्राइस शॉप खोला, वही राशन शॉप बोला जाता है जिसको। इसके अलावा सर रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेकर आया बहुत सारा, मतलब गांव में किसानों को, किसानी का तो एक पीरियड होता है ना बेटा, फसल का तो एक सीजन होता है ना, उस सीजन के बाहर काम नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट का प्लान लेकर आई। ये सब 1991 के पहले भी हुआ। क्रॉप्स का इंश्योरेंस कंसेप्ट आया, 1985 में आ गया था। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों को फसल का इंश्योरेंस, क्योंकि ऐसा होता था हमारे यहाँ तो कि एक साल बहुत बरसात हुआ तो वैसे फसल बर्बाद हो गया, और एक साल एकदम बरसात नहीं हुआ तो सूखा हो गया, फसल बर्बाद हो गया ड्रॉट के कारण। एक साल फ्लड, एक साल ड्रॉट, ये हालत था, तो किसान तो दोनों तरफ मर रहा था। तो गवर्नमेंट बोले काम करो, तुम्हारा फसल का इंश्योरेंस करो, गवर्नमेंट इंश्योरेंस करवा के देने लगा। ये सब 1991 के पहले भी आ गया था, इसको और बढ़ाया गया 1991 के बाद। लोगों को पार्टिसिपेट करवाने लगे, किसानों को पूछते थे, उनके साथ मीटिंग होता था, जनसभा होता था, कमिटीज बन गई उनकी कि आप लोग बताओ, पंचायती राज आ गया, आप लोग बताओ पंचायत में बैठ के और क्या कर सकते हैं किसानों के लिए हम लोग। तो ये एग्रीकल्चर का पॉलिसीज आया, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में इसके कारण क्या डेवलपमेंट आया सर, हमारा अचानक प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, फूड ग्रेन और नॉन फूड क्रॉप दोनों का। देखो 1950 में जो 176 मिलियन टन था, वो 2020-21 में आते 315 मिलियन टन हो गया, यानी 1.7 टाइम्स, 2 टाइम्स हायर हमारे पास फूड क्रॉप्स रहने लगे। डेटा याद कर सकते हो तो करो, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सब प्रोडक्टिविटी बढ़ा, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है ना, हेक्टेयर क्या, लैंड को मेजरमेंट को हेक्टेयर बोलते हैं, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत तेजी से बढ़ा। देखो कहाँ 2280 केजी था, जो कि बढ़ के 3510 केजी हो गया 1991 के बाद, और फिलहाल तो ये और 1.5 टाइम बढ़ गया। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी बढ़ा, क्योंकि वो फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल्स बेटर आ गए। गवर्नमेंट ज्यादा एरिया ले लिया कल्टीवेशन में, जमींदारों से जमीन वमीन लेके उसको भी खेती किसानों में बांट दिया, तो ज्यादा एरिया आ गया कल्टीवेशन के लिए। कमर्शलाइजेशन होने लगा, इंडिया के बाहर बिकने लगा हमारा क्रॉप। ऐसा बहुत सारा आइटम है जिनका फॉरेन में बहुत डिमांड है हमारे प्रोडक्ट। फार्मर्स का भी आउटलुक चेंज किया, फार्मर को थोड़ा ट्रेनिंग देना, पढ़ाना लिखाना, मल्टीपल क्रॉपिंग कंसेप्ट लेकर आना, एक क्रॉप के बाद कौन सा क्रॉप उगाए तो बेटर होगा, एक सीजन में 2 बार क्रॉपिंग होने लगा क्योंकि आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स आने लग गया, ये नुकसान भी बहुत किया हेल्थ को और को, बाद में सॉइल को खराब किया, लेकिन एक बार के लिए तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो गया, मतलब मशीनें आने लग गई, ट्रैक्टर्स और ये सब आ गए, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट आया, ठीक है। नेक्स्ट बोला अब, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स क्या आया इंडियन एग्रीकल्चर में सर, अभी भी बड़े किसान लोग ये सब का फायदा उठा रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लो ग्रोथ रेट था। ग्रोथ तो हो रहा था एग्रीकल्चर का, लेकिन जिस ग्रोथ का जरूरत था उस ग्रोथ से ग्रोथ नहीं हो रहा था। जिस तरीके से बाकी सेक्टर्स बढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर,
वैसे एग्रीकल्चर बढ़ा नहीं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम दिखा। जितना हमारे देश का पॉपुलेशन है उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी नहीं है। खाने वाले लोग बहुत हैं, उतना अनाज उगाने वाले कम होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन प्रेशर हम बोले लैंड के ऊपर, एक जमीन 4 भाई। लैंड टेन्योर सिस्टम ठीक नहीं था हमारे यहाँ, मतलब एग्रीकल्चर का जमींदारी सिस्टम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया सर। बड़े किसान लोग उसको कब्जा कर लिए। अनइकोनॉमिक होल्डिंग, बड़े बड़े जमींदारों के पास अब भी बहुत जमीन है ऐसी जिसपे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में लोग उसको यूज कर ले रहे। मतलब ये पूरी तरीके से नहीं हटा। हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आया, लेकिन अभी भी बहुत जगह ट्रेडिशनल आउटलुक है, ये भी एक प्रॉब्लम रहा। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, अभी भी इरिगेशन फैसिलिटी उतना बेटर नहीं है। मार्केटिंग नहीं हो पाता किसानों की फसल का, तो बेचारों को ठीक से पता ही नहीं हम कहाँ जाके बेचे, कैसे जाके बेचे। क्रेडिट उधार नहीं मिलता किसान को, अभी भी बड़े जमींदार लोग उतना वो हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देना और देने का काम करते हैं। एग्रीकल्चर में लेबर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है हमारा, लार्ज एग्रीकल्चर लेबर है हमारे। अभी भी बहुत लोग हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन इतना लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं कि कमाई उतना नहीं आ रहा, तो वो लोग अभी भी गरीब रह जा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। इंडस्ट्री का पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किया गवर्नमेंट की, पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत चेंजेस आया पोस्ट 1991। तो ये तो यहाँ पे फिर वही ज्ञान दिया आपको कि एलपीजी के कारण इंडियन इंडस्ट्री में बहुत सारा चेंजेस आया, डीरेगुलेट हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको कोई एलपीजी समझाना चाहे ना, एल, तो एल के लिए हमेशा बोलना ये वाला वर्ड कि सर डीरेगुलेटेड हुआ। बहुत ज्यादा जो रूल रेगुलेशन था, रूल रेगुलेशन को लगाना रेगुलेट करना बोलते हैं, तो डीरेगुलेट माने रूल रेगुलेशन को कम करना या हटाना। तो हमारा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डीरेगुलेटेड हुआ, मतलब वो जो रूल रेगुलेशन था हर चीज के लिए लाइसेंस, वो धीरे धीरे हटा। देखो सबसे पहले बोला एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो देखो धीरे धीरे बोला ना, सिर्फ 4-5 सेक्टर रह गया था जहां पे लाइसेंस कंपलसरी था। अभी भी अपने इंडिया में अल्कोहल के लिए लाइसेंस कंपलसरी है गवर्नमेंट से। देखो वैसे तो हर बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल लाइसेंस है, वो ट्रेड लाइसेंस है। अगर हम खाने का बिजनेस कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस है, वो अलग बात हो गया। लेकिन एक होता है कि प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो काम करना। वैसा आप केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज में बचा। तो बोला 5 इंडस्ट्रीज ऐसा है, फिलहाल तो 3 है मेरी नजर में। तो शायद 1991 में 5 बची थी, अभी तो 3 है जिनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। दारू, सर्टेन केमिकल्स, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीज में अभी भी लाइसेंस कंसेप्ट है, बाकी में अब लाइसेंस नहीं चाहिए। सर सेकंड काम गवर्नमेंट क्या किया इंडस्ट्रीज के लिए कि आपको डी रिजर्वेशन किया। पहले हर चीज रिजर्व करके रखा था। रिजर्वेशन मतलब गवर्नमेंट रोक के रखा था, ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। लेकिन उसको डी रिजर्व कर दिया, मैंने सबको अलाउ किया। जो हम बोले थे ना पहले 18 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल में था, अब 3 बचे। अच्छा ऊपर बता रहा था 5 चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा है, और यहां बता रहे 3 इंडस्ट्री अब भी ऐसे है जो सिर्फ गवर्नमेंट चलाए। अल्कोहल नहीं रहा, रेलवे, सर्टेन केमिकल्स और एटॉमिक एनर्जी, ये 3 में भी गवर्नमेंट बोलता है हम ही चलाएंगे। मोनोपोलीज को रिलैक्स किया, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का जो मोनोपोली हो गया था हर चीज में, उसको हटाया, प्राइवेट को आने दिया। तो ये काम एक बढ़िया किया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट अभी लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ा, उनका डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पूरा प्लानिंग किया कि छोटा छोटा बिजनेस जो गांव देहात में चलता है उसको कैसे डेवलप करें। उसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग किया कि वो लोग को भी प्राइवेट की मदद से डेवलप करना होगा। तो देखो बहुत सारे एरिया में ऐसा है जहाँ पे किसान लोग आलू उगा रहे हैं, गवर्नमेंट उनका लेस के साथ एग्रीमेंट करवा दिया कि इनका आलू पूरा लेस खरीद लेगा चिप्स बनाने के लिए, तो किसानों को फायदा होने लग गया। तो ये सब काम गवर्नमेंट किया छोटा बिजनेस हेल्प करने के लिए कि तुम लोग बड़ा बिजनेस से कैसे कनेक्ट हो जाओ ताकि तुम्हारा माल भी बिकने में दिक्कत नहीं है। और अपना रोल को गवर्नमेंट एकदम कम कर लिया। अब कुछ ही इंडस्ट्री बचा है जहां पे प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर है, बाकी सब में प्राइवेट भी आ चुका। यही इसका फीचर्स रहा। तो रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या है इंडिया में, बहुत स्टार्टअप इंडिया आ गया अब कंसेप्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बड़ा है हमारे यहाँ।
अब इंडस्ट्रीज को बिजनेस करना इजी हो गया, स्टार्टअप इंडिया कंसेप्ट ले आया गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद फंडिंग करता है। ये सब कंसेप्ट आ गए जिसके कारण इंडियन बिजनेस बहुत वापस, इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोथ किया 1991 के बाद लेके अब तक। जो पहले यहाँ पे गाड़ियां नहीं बनती थी, अब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग 1 नंबर पे चल रहे हैं। सोचो, ऑटोमोबाइल में 1 नंबर होना तो इंडिया का मतलब बहुत लोग सोचे भी नहीं होंगे कभी। FDI बहुत आने लग गया, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट लेकर आया गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का ट्राई है कि सब कुछ इंडिया में खुद बने, मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो बोलते हैं जिसको, ये सब कंसेप्ट लेकर आए गवर्नमेंट की हमारा देश खुद डिपेंडेंट हो, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो, खुद बनाए हर चीज अपने लिए। लेकिन अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी भी टारगेट से बहुत दूर है हम लोग, जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। बहुत सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है, मतलब बनाने को तो मेरे पास मशीनें हैं 1 लाख पीस बनाने का, बट हम 1 लाख पीस बना नहीं पा रहे क्योंकि उतना रिसोर्स नहीं है, उतना लेबर नहीं है। अभी भी हड़तालें बहुत होती है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक से नहीं मिलता है, मार्केट में डिमांड नहीं है उन प्रोडक्ट्स का उतना, जिसके कारण लोग उतना बनाती नहीं है कंपनियां। अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत है, कुछ कुछ इंडस्ट्री में कॉस्ट बहुत हाई है, अभी भी मशीनें बहुत महंगी है, लेबर कॉस्ट हाई है, तो वो लोग उतना कमा नहीं पाते, तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्री लॉस मेकिंग में चली जा रही है। इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस और भी खराब होता चला गया। तो प्राइवेट को तो बढ़ावा दिए, लेकिन पब्लिक को ठीक नहीं कर पाए गवर्नमेंट। अभी भी कुछ एलिट ग्रुप ही है जो इंडिया में प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व है। आप नाम गिन लेते हो ना, जब हम लोग गिनते हैं इंडिया में कौन कौन से बड़े प्रोडक्शन सेक्टर वाली कंपनियां हैं, आपने गिन के 8-9 नाम पे आ जाते हैं, टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, बिरला, अडानी, है ना। तो गिना चुना के वही 4-5 लग्जरी नाम आते हैं, वही लोग बना पाते हैं, बाकी लोग नहीं बना पाते। इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेट हो गया, भाई हम बोलना चाहते हैं अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर के हाथ से कंट्रोल निकला, पब्लिक सेक्टर का मोनोपोली खत्म हुआ, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का मोनोपोली आने लग गया। जैसे अभी रिलायंस धीरे धीरे हर सेक्टर में आ रहा है, तो अल्टीमेटली रिलायंस का हर जगह मोनोपोली होता जा रहा है। कई एक इंडस्ट्री बहुत लॉस मेकिंग चल रही है, मतलब इंडस्ट्री सिकनेस चल रही है बहुत ज्यादा, बीमार, मतलब इंडस्ट्री बीमार होकर रखी है, ये भी प्रॉब्लम होकर रखा है बहुत ज्यादा। लास्ट पॉइंट पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड का क्या हुआ। फॉरेन ट्रेड पोस्ट लिबरलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का बात हो रहा है। एल पढ़े, पी पढ़े, अब ग्लोबल पे आ जाओ। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत बढ़ा, 28 टाइम्स हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। जितना होता था 1991 में, उससे 28 गुना भाई हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ चुका है 21-22 तक। इंडिया का GDP रेशियो फॉरेन ट्रेड में बहुत बढ़ गया। पहले इंडिया का मैक्सिमम कमाई इंडियन इंडस्ट्रीज से ही था, इंडिया का GDP इंडियन इंडस्ट्रीज से ही बनता था। GDP क्या होता है? इंडिया का नेशनल इनकम। लेकिन अभी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी बहुत GDP बन रहा है, तो वो हमारा एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है सर। इसके अलावा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बोथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दोनों का रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। इंडिया बहुत चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत चीज इंपोर्ट भी कर रहा है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड लेकिन अभी भी डेफिसिट में है, क्योंकि इंपोर्ट फिर भी ज्यादा, एक्सपोर्ट कम है। तो बढ़ा दोनों ही है, लेकिन अभी भी इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम होने के कारण हमारा इकोनॉमिक डेफिसिट में चलता है, ये एक प्रॉब्लम भी है। वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर अभी भी उतना ज्यादा नहीं है, अभी भी इंडिया का सिर्फ 1.7% वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है, जबकि 13% है चाइना का। सोचो, हमारे पड़ोसी कंट्रीज का 13% है, वो हमारे साथ एक तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट किया था। तो उसका ग्रोथ कितना तेजी से बढ़ा 1980 के बाद से, कि वो लोग का वर्ल्ड ट्रेड में 13% शेयर है, हमारा केवल 1.7। मतलब अभी भी उतना तरक्की आया नहीं है जितना आना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, हम क्या क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादातर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट का भी हमारे यहाँ उतना टाइम नहीं है, कुछ सेक्टर को छोड़ के। तो ये भी एक अभी भी इशू है कि फिनिश गुड्स जब तक इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा, तब तक इंडिया का कमाई उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिनिश गुड बन के वहां जा रहा है, रॉ मटेरियल वहां जा रहा है, और वहां से फिनिश गुड बन के इंडिया में आ रहा है, तो फिर हमारा इंपोर्ट बढ़ जा रहा है। हमको इंपोर्ट का कंपोजिशन चेंज करने का जरूरत है, चेंज हुआ है बट उतना नहीं। अभी भी हमको इंपोर्ट, फिनिश गुड्स इंपोर्ट बहुत करना पड़ रहा है, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। यही आपका पॉइंट था।
तो इंडियन ट्रेड पॉलिसी में अभी भी क्या प्रॉब्लम चल रहा है सर? रेट ऑफ इम्पोर्ट अभी भी बहुत हाई है, रेट ऑफ एक्सपोर्ट कम है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। वर्ल्ड में हमारा शेयर उतना नहीं, अभी ऊपर पढ़ाया था वही तो फीचर्स पढ़ाया, उन्हीं में प्रॉब्लम्स और एडवांटेज दोनों में। तो ये था आपका ये चैप्टर।